हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 10 का जीव विज्ञान का लेसन 2 जिसका नाम है श्वसन। इससे पहले के जीव विज्ञान क्लास 10 का लेसन 1 डिस्कस हो चुका है। उसका वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जय पराक्रम लाइफ प्रोसेस को देखिए अच्छे से। अगर आप क्लास 10 की तैयारी सीरियल वाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाइए उसमें ऐड होइए और सारा नोट्स को अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लेसन नंबर 2 जिसका नाम है श्वसन। इससे भी काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, ये लेसन जब खत्म होगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 1 है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन कोशिकाएं द्वारा आदान प्रदान की क्रिया को हम श्वसन कहेंगे। ठीक है, वायुमंडल में जो उपस्थित रहता है, वायुमंडल में जो उपस्थित रहता है यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिकाओं का आदान प्रदान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिकाओं का आदान प्रदान होगा, उसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण कितने परिस्थितियों में किया जाता है? भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण जो है कितने परिस्थितियों में किया जाता है? तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है भोजन अणुओं का जो है ऑक्सीकरण। पहला है वायवीय, दूसरा है अवायवीय। तो ये देखिए, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय होते हैं, एक अवायवीय होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है उल्टा करके सवाल पूछा गया है कि भोजन अणुओं के ऑक्सीजन का कितने परिस्थितियों में होता है, जो 2 परिस्थितियों में होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार पूछ देगा कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय, याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, ये 1 नंबर का सवाल है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में कंफर्टली आता है हर साल। तो एटीपी का पूरा नाम जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आपका है जो एटीपी का पूरा नाम है, इसको याद कीजिएगा। 1 नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम बढ़ते हैं लेसन से रिलेटेड। तो हमारा अगला है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। इससे पहले कि अभी हमने जो पहला नंबर सवाल में पढ़ा था कि भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण कितने परिस्थितियों में होता है, तो 2 परिस्थितियों में होता है, पहला वायवीय और दूसरा अवायवीय। तो अब पढ़ेंगे हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। तो उत्तर में है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है जी। एक तरफ है वायवीय और दूसरा तरफ है अवायवीय। अब देखिए, जो आपका वायवीय का अंतर रहेगा उसको इस तरफ लिखना है और जो अवायवीय का अंतर रहेगा उसको इस तरफ लिखना है। ठीक है, अब देखिए, पहले वायवीय में है जो अंतर है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि वायवीय जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 है ना। ये जो है ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में होता है। और अगर अवायवीय की बात करें तो यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यानी कि यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, बल्कि ये जो है अनुपस्थिति में होता है। तो याद रखना, पहला यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा देखिए अंतर, इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि वायवीय श्वसन की बात करें, वायवीय श्वसन में अगर पहला चरण की बात करें तो पहला चरण यानी कि प्रथम चरण जो होता है वो किसमें होता है जी? तो वो होता है हमारा कोशिका, है ना, कोशिका द्रव्य में होता है। और अगर दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो होता है हमारा वो होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसमें होता है? तो वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ध्यान से रखना। और अगर हम अवायवीय की बात करें तो इसकी पूरी क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन में जो पूरी क्रिया होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में होती है। और अगर इसमें बात करें तो ये कोशिका द्रव्य में भी होती है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहला चरण कोशिका द्रव्य में, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसकी पूरी क्रिया जो होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में। ये तो 2 अंतर है। अब इधर बढ़ते हैं, इधर जो है हमारा 2 अंतर है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे भी आपको लगा, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे तो आपको 2 अंतर लिखना है। अगर आपको 5 नंबर के पूछ दे तो आपको 4, ये यहाँ तक लिखिएगा, आपका फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारा यानी कि तीसरा अंतर, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब करता है ना, वायवीय श्वसन जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। और ये देखिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसमें जो है पूर्ण आंशिक ऑक्सीकरण होता है और तथा पायरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आपको यहाँ पर समझना है क्या कि वायवीय श्वसन जो करता है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में होता है और ये होता है जो पूर्ण आंशिक होता है। ठीक है, पूर्ण आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो अगर ऑक्सीकरण में होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा, और अगर पूर्ण आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या करेगा, पायरुवेट, एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। आपको पता होगा पायरुवेट, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल किसे कहते हैं। चलिए 4 अंतर देखिए। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वायवीय श्वसन में उसमें जो है अधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, जैसे कि मानव, तो मानव में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आप समझ गए होंगे। इसका देखिए अंतर कहता है कि इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय श्वसन में जो है कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि ईस्ट। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ में आया होगा, यानी कि चारों अंतर, वायवीय और अवायवीय में अंतर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सारा नोट्स उसमें भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एक बार और शॉर्टली से मैं आपको रिविजन करवाना चाहूंगा। वायवीय श्वसन में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका प्रथम चरण जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसकी पूरी क्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, इसका 2 चरण में होता है, पहला कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसकी एक ही क्रिया होती है जो पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। अब देखिए यहाँ तीसरा अंतर कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। ठीक है, और जब ये ग्लूकोज का पूर्ण आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो ये पायरुवेट, एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि मानव में तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हमारा ये बिल्कुल राइट होगा। इसमें देखिए इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है कम होती है, जैसे कि ईस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किण्वन किसे कहते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। किण्वन किसे कहते हैं जी, तो किण्वन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। किण्वन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किण्वन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफी मैंने हल्का छाटा हूं और कहीं कहीं तो आपको 3 या 4 लाइन में आपका आंसर मिलेगा, लेकिन आपको शॉर्ट में याद कराने की कोशिश करेंगे, वक्त कम है, क्वेश्चन ज्यादा याद करने का। ठीक है, तो किण्वन एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार पूछेगा कि किण्वन जो है एक कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि किण्वन जो है वह कौन सी अभिक्रिया है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे निकल गया कि किण्वन जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि किण्वन एक कौन सी अभिक्रिया है, तो किण्वन एक जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और पूछेगा कि किण्वन से जो है कौन सी गैस निकलती है, तो किण्वन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा चलने और दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चलने और दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियां जो होती है उसमें क्रैम्प होता है क्यों। क्रैम्प मतलब दर्द। ठीक है, जब दौड़ते हैं या बोलते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, वह क्यों होता है। तो देखिए यही कारण है कि बहुत ज्यादा चलने और दौड़ने के कारण हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि ऑक्सीजन की अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी मांसपेशियों में कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण दर्द होने लगता है। इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए शुरू से आपको समझना है कि यही कारण होता है कि बहुत ज्यादा चलने और दौड़ने के कारण हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यानी कि अगर बोले तो O2 है ना,
क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी मांसपेशियों में जो कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। जब ऑक्सीकरण का अभाव होता है हमारी मांसपेशियों में तो पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और जो है लैक्टिक हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण बहुत ही ज्यादा जब अधिक बढ़ जाता है, जब अधिक बढ़ जाएगा तो जब जमा हो जाएगा तब वहां पर जो है आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधी समझना क्या कि जब ऑक्सीजन का अभाव होती है तो हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण ज्यादा अधिक होने लगता है या अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमा होने से हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, वायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो अभी मैंने पढ़ा था वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। तो वायवीय शोषण किसे कहेंगे? वैसे शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह वायवीय शोषण कहलाएगा, है ना। यानी कि ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी रहेगा उसे हम वायवीय शोषण कहेंगे और वायवीय शोषण हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। और अगर बात करें अवायवीय शोषण जी, तो अवायवीय शोषण जो होता है वो जो है अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए वैसे शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वह अवायवीय शोषण कहलाता है। ठीक है, ये अवायवीय शोषण का ये जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है? 9 नंबर सवाल है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है वह किस क्रिया से होता है? तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बन रहा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि श्वसन के गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। शॉर्टकट में अगर आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे तो आपका ऑप्शन में लिखा रहेगा विसरण क्रिया के द्वारा, तो याद रखना। अगर आपको फुल पूछेगा अगर 2 नंबर का तो आपको पूरा लिखेंगे कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे श्वसन क्रिया में कौन कौन से गैस लेते हैं? हरे पौधे जब श्वसन करता है तो उस समय क्रिया करते समय वह कौन कौन से गैस लेते हैं? तो वह सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि O2, सिर्फ क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जलीय पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त करते हैं? जलीय पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस जो है वह कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि कहां से प्राप्त करते हैं? तो उत्तर में है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। जलीय पौधे जो जल में पौधा होता है, जैसे देखिए समुद्र, तो समुद्र में देखते हैं पौधा लगा रहता है, तो वह कैसे अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो वह जल में जो घुली ऑक्सीजन होता है ना उससे वह अपना जो है ऑक्सीजन प्राप्त करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, उनके नाम लिखे। जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, उनके नाम लिखे। तो जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतुओं में जी 3 प्रकार के अंग होते हैं। पहला होते हैं श्वसन नली या ट्रैकिया, दूसरा गिल्स और तीसरा फेफड़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। आपका ऑप्शन दे देगा जी इस प्रकार, ऑप्शन ए में दे देगा 1, ऑप्शन बी में दे देगा 2, ऑप्शन सी में दे देगा आपका 3 और ऑप्शन डी में दे देगा 4। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप सी मारोगे, क्योंकि जंतुओं में जो है श्वसन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं जी? तो श्वसन नली या ट्रैकिया या गिल्स या फेफड़ा। ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैकिया द्वारा सांस लेने कीटों के नाम लिखे। मतलब ट्रैकिया के द्वारा जो सांस लेता है उनके कीटों के नाम लिखे जी। तो देखिए टिड्डा और चिलचट्टा, ये दोनों कीटों है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना उसी का एक रूप है। ठीक है, तो टिड्डा और चिलचट्टा ये जो है ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। यानी कि अगर बोले तो ट्रैकिया के द्वारा कौन कौन से सांस लेते हैं, तो टिड्डा और चिलचट्टा बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कीटों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सॉरी, क्या कीटों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि कीटों में हीमोग्लोबिन कहां से पाएगा? जब चिलचट्टा को मारोगे तो उसमें जो है खून नहीं निकलेगा, है ना, खून नहीं निकलेगा जी। तो कीटों में हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गिल से सांस लेने वाले जीवों के नाम लिखें। गिल से कौन कौन सांस लेता है जी, उनके नाम लिखें। तो उत्तर देखिए मछली, झींगा, सीप। ये जो है सभी जो तीनों ऑप्शन दिख रहा है ना, ये तीनों आंसर ये सभी जो है गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स से किससे लेते हैं, तो गिल्स से सांस लेने वाले जीवों का नाम मछली, झींगा और सीप है। ये सारा आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा होता है लेकिन ये तीनों ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और जो मैंने बोला था ट्रैकिया से सांस लेने वाला, तो टिड्डा और चिलचट्टा याद रखना, ठीक है। और कीटों में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए स्क्रीन के सामने है, फेफड़ा से सांस लेने वाले जीवों के नाम लिखिए। फेफड़ा से कौन कौन सांस लेते हैं जी, चलिए उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा कहता है एम्फीबिया वर्ग, ठीक है। एम्फीबिया वर्ग जी, देखिए मैं बता दूं, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा से बहुत सारा ऐसे जीव जंतु होता है जो सांस लेता है। यहाँ तक मनुष्य भी फेफड़ा से सांस लेता है, तो वह वर्ग में बटा होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए एम्फीबिया वर्ग, तो ये मेंढक जो है एम्फीबिया वर्ग में बटा हुआ है, ये भी जो है मेंढक से सांस लेता है। तो एम्फीबिया वर्ग में बटा हुआ कौन है, तो मेंढक। मेंढक कौन सी लेता है, तो फेफड़ा से सांस लेता है। अब देखिए दूसरा वर्ग जो है रेप्टिलिया वर्ग, ठीक है। रेप्टिलिया वर्ग में कौन कौन आ जाएगा, सांप, मछली, कछुआ या मगरमच्छ, कुछ भी आ सकता है। तो रेप्टिलिया वर्ग जो है सांप, मछली, कछुआ, ये सब छिपकली जो है फेफड़ा से सांस लेता है। रेप्टिलिया वर्ग है, ये एम्फीबिया वर्ग था। और ये जो है एजी वर्ग है, मतलब पंछी, ठीक है। पंछी भी जो है फेफड़ा से सांस लेता है जी। अब आता है हमारा मैमेलिया वर्ग, जो मनुष्य से संबंधित रहता है, ठीक है। तो मैमेलिया वर्ग मतलब मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि, ये सब क्या लेता है, ये सब भी फेफड़ा से सांस लेता है। तो जो फेफड़ा से बहुत सारा, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो मैंने अभी पीछे पढ़ा था, ट्रैकिया से कौन कौन सांस लेता है, ट्रैकिया से सिर्फ टिड्डा ये सब लेता है। और अगर गिल्स से बात करें तो गिल्स से तो मछली लोग लेता है, लेकिन अगर ट्रैकिया और गिल्स सबसे ज्यादा जो है फेफड़ा से सांस लिया जाता है, ठीक है। अगर दुनिया में बात करें तो यहाँ पर फेफड़ा से देखिए सांप, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, पंछी, मेंढक, सभी चीज आ गया। यानी कि फेफड़ा में बहुत सारा जो ऐसा जो फेफड़ा से सांस लेता है, तो उसको जो है एक वर्ग में बांट दिया। एम्फीबिया वर्ग में मेंढक आ गया, रेप्टिलिया वर्ग में सांप, मछली, कछुआ, सॉरी मछली नहीं होगा, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ हो जाएगा। और एजी वर्ग में पंछी हो जाएगा। और मैमेलिया वर्ग की बात करें तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आ जाएगा, ठीक है। और मैं इससे एक रिलेटेड बता देना चाहता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि फेफड़ा से कौन कौन से सांस लेते हैं, ठीक है। यानी कि लिखा रहेगा निम्नलिखित में से फेफड़ा से सांस लेने वाले के मतलब फेफड़ा से कौन कौन सांस लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दे देगा जी, ऑप्शन ए में दे देगा आपका कछुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कछुआ दे देगा। ऑप्शन बी में दे देगा आपका जी, ऑप्शन बी में देगा आपका क्या, मछली दे देगा एग्जाम्पल में। और ऑप्शन सी में दे देगा आपका टिड्डा, यानी कि चिलचट्टा, ठीक है, टिड्डा दे दिया। और ऑप्शन डी में दे देगा आपका जी मनुष्य। तो देखिए आपका क्या आंसर होगा, ये हमारा होगा, क्योंकि ये जो है क्या करता है, फेफड़ा से सांस लेता है। और कछुआ तो हो गया, ये जो है रेप्टिलिया वर्ग में हो गया। टिड्डा हमारा ट्रैकियस होता है। मछली जो हमारा होता है गिल्स होता है, ठीक है। सभी को याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो होते हैं दोस्तों, वो कितने फेफड़े होते हैं, तो 2 फेफड़े होते हैं, है ना। बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। याद रखना मनुष्य के शरीर में केवल 2 फेफड़े ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में कुल कितने वायु कोष होते हैं। मनुष्य के शरीर में तो टोटल जो है 2 फेफड़े पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि मनुष्य के जो 2 फेफड़े होते हैं उसमें कुल कितने वायु कोष पाए जाते हैं। तो देखिए मनुष्य के दोनों फेफड़ों में जो वायु कोष पाए जाते हैं, यानी कि 3 गुने 10 पे पावर घात जो है 8, यानी कि 3 गुने 10 पे पावर 8, यानी कि अगर पूरा पढ़े तो 30 करोड़ जो है हमारा कोष, वायु कोष पाए जाते हैं फेफड़ों में। और आपको पता होगा अगर पानी पीते समय फेफड़ा में अगर पानी चल गया तो आपका बचना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ध्यान से ज्यादा से इसमें जो है सतर्क रहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसा न्यूज भी सुनते हैं कि फेफड़ा में जो है पानी मतलब चल जाता है तो बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे बचने के लिए बहुत ही कम चांस रहता है। तो ये आपको समझना है कि वायु कोष जो होती है 30 करोड़ होती है, यानी कि शॉर्टकट में 3 गुने 10 पे पावर 8, ठीक है। तो आपको इस प्रकार पूछेगा ऑप्शन में, ज्यादातर ये नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना है, ठीक है। पावर बात वही है, देखिए यहाँ पर बात वही है, 3 गुने, देखिए यहाँ पर 3 के बाद कितना जीरो है, तो 8 जीरो है, तो उस पर जो है 10 करके 8 जीरो यहाँ पर बैठा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैस के आदान प्रदान के लिए कितना सतह उपलब्ध होती है, यानी कि मनुष्य के जो फेफड़ा होती है उसमें श्वसन गैस के लिए आदान प्रदान के लिए कितना सतह उपलब्ध होती है, तो 400 से 800 वर्ग फीट जो है वहां पर उपलब्ध होती है। और 400 से 800 जो वर्ग फीट होती है उसी में जो है फेफड़ा जो है अपना आदान प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़ा मनुष्य में कहाँ उपस्थित होता है? फेफड़ा जो होता है वह मनुष्य में कहाँ उपस्थित होता है, तो वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। फेफड़ा कहाँ होता है, तो वक्ष, सीना के जैसा नीचे आइएगा ना तो उसको वक्ष गुहा कहा जाता है। तो वक्ष गुहा में जो है फेफड़ा जो है उपस्थित होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही कम बार पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है वक्ष गुहा में ये कम पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि फेफड़ा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मनुष्य में कितने जोड़े फेफड़े पाए जाते हैं, तो एक जोड़े यानी कि 2 फेफड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़ा का बनावट या रचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फेफड़ा का जो बनावट यानी कि रचना होती है वो होती है स्पंजी, गुलाबी और थैली नुमा होती है। फेफड़ा का बनावट जो होती है स्पंजी, गुलाबी और थैली नुमा होती है। याद रखना, बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, यहां से आपका मेन चैप्टर बनता है। आई होप वीडियो काफी लंबा बन रहा है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि टारगेट ग्रुप में 100 रुपया, यानी कि जो पर्सनल ग्रुप है उसमें 100 रुपया लिया जाता है। तो उसमें जो है अभी फ्री कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर इंडियन में यानी कि बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके पास पैसे की उपलब्ध नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो मजबूर है, तो उसके लिए फ्री कर दिया गया है। सारा स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं, नोट्स फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिएगा तो आपको फ्री में ही सब चीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राश्वास किसे कहते हैं जी? प्राश्वास किसे कहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। सांस लेने की क्रिया को हम प्राश्वास कहेंगे। प्राश्वास किसे कहेंगे? तो सांस लेने की क्रिया को हम प्राश्वास कहते हैं। सांस लेते हैं ना, एक बार सांस लीजिए, तो इसी के क्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं। अभी मैंने सांस लिया और मैंने आपको बताया कि सांस लेने की क्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं। अब देखिए उच्च श्वास किसे कहते हैं, तो उल्टा है, अपोजिट। सांस छोड़ने की क्रिया को हम उच्च श्वास कहते हैं। ठीक है, सांस छोड़ने की क्रिया को हम उच्च श्वास कहते हैं। सांस छोड़िए और देखिए आपको वहां पर जो है उसको जो कहेंगे उच्च श्वास कहेंगे। अब देखिए प्रश्वास, उच्च श्वास तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब आपको यहाँ पर मिला के देगा जी। क्या मिला के देगा? स्वच्छ श्वास किसे कहते हैं? देखिए आपके एग्जाम में प्रश्वास और स्वच्छवास कम, प्रश्वास और उच्च श्वास जो है कम पूछेगा, लेकिन स्वच्छवास बहुत ही ज्यादा पूछेगा। तो स्वच्छवास उसे कहेंगे, प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को स्वच्छवास कहते हैं। यानी कि सांस लेने की क्रिया को और सांस छोड़ने की क्रिया को हम स्वच्छवास कहेंगे। यानी कि प्रश्वास और उच्च श्वास की सम्मिलित रूप से जो क्रिया होती है तो उसे हम कहेंगे स्वच्छवास कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सीने में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य के सीने में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगर हम मनुष्य के सीने में पीस की बात करें, जो हमारा पीस होता है, ये जो पीस होता है वो होता है 24, और उसको जो है अपोजिट जोड़ा में बना दिया है 24, यानी कि 2 पीस मिलकर एक जोड़ा बनता है। ठीक है, तो 24 पीस मनुष्य में कुल टोटल पसली है, तो ये जो है 2-2 जोड़ा मिलकर 12 जोड़ा हो गया, तो इसको जो है 12 जोड़ी भी कहा जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में ये 24 पीस वाला नहीं पूछेगा, बल्कि पूछेगा रूप में कि मनुष्य के सीने में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी जो है मनुष्य के सीने में पसलियां पाई जाती है। क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपको डिस्कस किया है। ये जो है आपका चैप्टर 2 जो है श्वसन क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत ही कम चैप्टर था। आई होप पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको निचोड़ छाड़ कर दिया। ये 2 पेपर नोट्स बना है आपका, इसको मैं फोटो खींचकर आपके ग्रुप टेलीग्राम में ग्रुप में भेज देता हूँ। अगर आपको ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है तो आपको मैं तो बता चुका हूँ, वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारा वीडियो को देखिए। और मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है स्टडी टारगेट। हमारा चैनल को ओपन कीजिएगा ना तो वहां पर देखेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो प्लीज हमारे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए इतना फ्री सब कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मैं वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू, डेट्स ऑल। आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद कीजिए। लास्ट में सभी को मैं टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।